हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे। जैसे हमने वर्क क्या है सीखा था, एनर्जी क्या है सीखा था, कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क होता है उसके बारे में पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है और वो एक्सटर्नल फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है, तब हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ वर्क हुआ है। तो वर्क जो ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रहा है। तो फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है वो फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं। वो फोर्स एक तो हो सकता है कांस्टेंट फोर्स, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क, कांस्टेंट फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो सेकेंड कैटेगरी है, यानी कि जो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर कोई एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगने की वजह से ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। अब देखने में यह मिल रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता चला जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता हुआ जो फोर्स है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग। यानी आप कह सकते हैं भाई, पोजीशन चेंज होने की वजह से फोर्स भी चेंज हो रहा है, यानी फोर्स पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं आप? तो वो जो वेरिएबल फोर्स, अब फोर्स वेरी कैसे भी कर सकता है। हो सकता है फोर्स टाइम के साथ वेरी करे, हो सकता है फोर्स पोजीशन के साथ वेरी करे। तो यहां पर हम लोग जो वेरिएबल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ये वो फोर्स है जो कि पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। मूव करने की वजह से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, और जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो फोर्स और पोजीशन का अगर मैं ग्राफ इस तरीके से बनाऊं, किस केस में? जब उसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है, तो ये उसका पोजीशन है और ये उसका फोर्स है। एक्स एक्सिस पे पोजीशन और वाई एक्सिस पे फोर्स। देखिए, वाई एक्सिस पर जो फोर्स है उसे मैंने सिंपली एफ नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एफ ब्रैकेट में एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स। ये ब्रैकेट में एक्स बता रहा है कि जो बाहर जो टर्म है फोर्स, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो फोर्स, मान लेते हैं इसका ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो मान लीजिए कि वो फोर्स इस तरीके का है। या यहां से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि ये फोर्स, अब देखिए यहां पर फोर्स वेरिएबल है, इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू इतनी है। फिर देखिए जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है, राइट? आप देख रहे हैं, यानी कि जो फोर्स हमारा है वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट? तो ये डॉटेड लाइंस को तो मैं मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल। ओके, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। हमें जानना है कि ये वेरिएबल फोर्स जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और इसे मूव कराता है, तब इसकी वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज द वर्क?
which is being done by this variable force on the object। तो भाई कैसे निकालें? अगर फोर्स कांस्टेंट होता तब तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते फोर्स को एंगल के साथ cos थीटा और हमारा वर्क निकल कर आता है। लेकिन अभी तो यार फोर्स कांस्टेंट है ही नहीं, कौन से वैल्यू को चूज करें? इस वाले वैल्यू को चूज करें कि यहां पर जो वैल्यू उसको लें कि यहां पर जो वैल्यू उसको, हमें पता ही नहीं कौन सी वैल्यू लेनी है। तो हमने सीखा था बचपन में, 9th में ही हम ये चीज सीख चुके हैं कि अगर दो चीजों के बीच में ग्राफ बना हुआ है और इन दोनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको 9th क्लास का थोड़ा रिमाइंड कराना होगा। अगर ये ग्राफ हमारा है और इसमें जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो उस केस में हमें जो भी ग्राफ कर्व दिया हुआ उसके नीचे का एरिया निकल कर आ जाता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? वर्क मिलना चाहिए। यानी ये जो ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है वो एरिया मुझे वर्क देगा। लेकिन वो एरिया निकालें कैसे? फोर्स की वैल्यू तो कहीं भी सेम है ही नहीं, हमेशा वेरी कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों की, ये जो पूरा का पूरा जो फोर्स लग रहा है और इसके नीचे का जो ग्राफ है उसको हम लोग बहुत सारे इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे देखिए यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सपोज करिए कि ये पोजीशन है xi, और फिर यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पोजीशन आपका है xf। ये इनिशियल पोजीशन पर इतना फोर्स है, फाइनल पोजीशन पर इतना फोर्स है। अब डेल्टा x में आप इस पूरे को बांट दीजिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने किया क्या है कि ये जो नीचे का जो एरिया है ये इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का है, फाइनल पोजीशन, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली यहां प्रेजेंट था, वहां से मूव करके ऑब्जेक्ट जो है यहां आ गया। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है इसे मैंने इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स में बांट दिया है। ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट ये जो हमारा है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये सारा आपका डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स या डेल्टा एक्स का है। क्लियर है? डेल्टा एक्स में बांट दिया। और अब मुझे ना इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक बार फिर से आप समझिए। यहां तक हमने एक वेरिएबल फोर्स है हमारे पास, उस वेरिएबल फोर्स को हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन xi से डिस्प्लेस होकर फाइनल पोजीशन xf तक पहुंच जा रहा है। तो इस फोर्स ने जब ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, यानी कुछ ना कुछ वर्क किया इस फोर्स ने, वो वर्क हम लोग निकालना चाहते हैं। हमने 9th क्लास में सीखा था कि कोई भी ग्राफ जो है उसके दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमें क्या देता है? वो मल्टीप्लीकेशन देता है हमें एरिया अंडर दी कर्व। तो अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो वर्क मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करूं या मैं इसके नीचे का एरिया फाइंड करूं, एक ही बात है। तो मैं अगर ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया फाइंड कर लूं तो वर्क डन मिल जाएगा इस वेरिएबल फोर्स से। तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए मैंने इस पूरे कर्व को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच बहुत सारे स्ट्रिप्स में बांट दिए हैं, जहां हर एक स्ट्रिप का जो विड्थ है वो इक्वल है डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, लेकिन फोर्स वेरी कर रहा है। अब इसका मुझे एरिया निकालना है। कैसे निकाले भाई? तो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट से मैं एक पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख रहे हैं, अब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा रह जा रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी पोर्शन है इसका एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? ये इसका ब्रेड्थ हो गया और ये इसकी लंबाई हो गई, रेक्टेंगल बन रहा है, बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। तो यहां पर देखिए ये जो फोर्स है, मान लीजिए कि ये फोर्स हमारा F1, ये जो फोर्स है ये फोर्स मान लीजिए कि हमारा F2 है, उसी तरीके से ये जो फोर्स है ये हमारा F3 है, और इस तरीके से हर एक
रेक्टेंगल के लिए लेंथ जो है अगर आप फोर्स के टर्म्स में निकाल ले रहे हैं तो पहले वाले के लिए जो फोर्स है, जो वर्क है, इसमें टोटल वर्क कितना हो रहा है बच्चों? अगर मैं इसको पहला कह दूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, जितने भी रेक्टेंगल्स बने उन सब का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना भाई। इसकी लंबाई है F1 यानी फोर्स है F1 और इसकी ब्रेड्थ है डेल्टा एक्स, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगले वाले का फोर्स है F2 और ब्रेड्थ तो भाई डेल्टा एक्स है। फिर तीसरे वाले का F3 डेल्टा एक्स, और ऐसे ही करते करते जितने भी हिस्सों में आपने किया है आखिरी को मैं लिख दे रहा हूं Fn डेल्टा एक्स। आप नोटिस कीजिए हर एक रेक्टेंगल जो आपने बनाया उसके लिए फोर्स अलग अलग है लेकिन डेल्टा एक्स सेम। तो क्या डेल्टा एक्स को हम लोग कॉमन ले सकते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 और इस तरीके से डॉट 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 प्लस Fn। और इसको मैं किस तरीके से लिख रहा हूं जरा देखिएगा। इसको मैं लिख रहा हूं समेशन Fi इंटू डेल्टा एक्स, जहां i कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों? 1 से n। समेशन का मतलब है कि एक बार i की वैल्यू आप पुट कीजिए 1 तो क्या हो जाएगा F1 इंटू डेल्टा एक्स, ये पहला वाला आ गया। फिर आप प्लस का साइन रखिए, समेशन का मतलब एक बार i की वैल्यू पुट करने में जो भी है उसके बाद प्लस रखिए, फिर आप 1 रख दिया उसके बाद क्या रखेंगे 2, तो F2 डेल्टा एक्स दूसरा आ गया, फिर प्लस रख दीजिए। इस तरीके से करते करते सबको हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है बच्चों कि ये जो मैंने शेड किया है रीजन, इतने रीजन का एरिया मैंने नहीं निकाला है, ठीक है, और ये एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एरिया है, इससे फर्क पड़ेगा एरिया पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना है कि यार कम से कम ये वाला एरिया हम लोग निगलेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको इंक्लूड कर लें, इस तरीके से कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि जो 1 जो है इसको मैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूं, ऐसे देखिएगा इसको, अगर मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूं तो यहां का जो एरिया है बच्चों वो जितना रह रहा है इस केस में उससे भी और ज्यादा एरिया हम लोग ले लेंगे, इसमें से भी और एरियाज ले लेंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें लिमिट करना है डेल्टा टी को 0 की तरफ। अगर मैं डेल्टा टी से मान लीजिए अभी इतना एरिया रह रहा है ना, कहां पर देखो, यहां पर देखिए, यहां इतना एरिया रह रहा है। अब अगर बच्चों मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूं, मान लीजिए सिर्फ 2 ही हिस्से में, देखिए अगर मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूं तब देखिए क्या होगा, ये जो एरिया है ये एरिया अब मेरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जो भाई ये वाला जो ट्रायंगल मेरा बनेगा इसमें ये वाला एरिया भी हम इंक्लूड कर लेंगे। पहले जब मैंने इसको 2 हिस्सों में नहीं बांटा था तो ये वाला एरिया भी हमारा छूट जा रहा था। अब इस तरीके से अगर इसके बीच में अगर मैं 100 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दूं तो बहुत सारा ऐसा एरिया होगा जो कि हम इंक्लूड कर लेंगे। यानी अगर मैं डेल्टा एक्स की जगह, सॉरी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं डेल्टा एक्स के लिमिट को 0 की तरफ टेंड कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि डेल्टा एक्स जो हमारा है वो dx बन जाएगा। और dx तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा जब होगा तो ये जो एरिया आपके रह रहे हैं 99% जो एरिया आपके रह रहे हैं उनमें से, मतलब जितना भी एरिया आपका रह रहा है उनमें से भी 99% एरिया हम इंक्लूड कर लेंगे। तो इसीलिए वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो समेशन का साइन है इसको हम इंटीग्रेशन में बदल दे रहे हैं, ठीक है। तब ये हमारा हो जाएगा फोर्स, Fi की जगह मैं लिख दे रहा हूं f ऑफ x इंटू dx, ठीक है, डेल्टा x की जगह dx। और ये हमने कहां से कहां तक शुरू किया है इंटीग्रेट करना, इनिशियल पोजीशन xi से फाइनल पोजीशन xf। इंटीग्रेशन होता क्या है, बहुत सारे नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, जैसे यहां पर कुछ नंबर्स को ऐड करना है, यहां पर बहुत सारे नंबर्स को ऐड करना है। डेल्टा एक्स को हमने बहुत छोटा बना दिया इसलिए dx में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीग्रेशन हमारा इसलिए आया क्योंकि dx करने में बहुत सारे ऐसे जो ट्रायंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरिया को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने में समेशन की जगह हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, ठीक है। तो कितना वर्क हो रहा है भैया वेरिएबल फोर्स की वजह से, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x इंटू dx, जहां हम लोग लिमिट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले रहे हैं। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग
इसी पे बेस्ड, इस वेरिएबल फोर्स पे बेस्ड हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड करने जा रहे हैं। इसको कर ले बच्चों नोट। चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि एक वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क होता है, वो वर्क हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये वर्क है इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वेरिएबल फोर्स इनटू डीएक्स, जहां पोजीशन हमारा एक्स से एक्सएफ तक वेरी करता है। अब इसी वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है, और जब आप किसी भी चीज के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक वेरिएबल फोर्स लगाकर और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, तो इसका मतलब कि मैं अपनी एनर्जी लूज कर रहा हूं वेरिएबल फोर्स लगने की वजह से, और उसके ऊपर वर्क करने की वजह से मेरी एनर्जी खर्च हो रही है। जो एनर्जी मेरी खर्च हो रही है, जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं, वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो भाई कुछ ना कुछ मैं वर्क कर रहा हूं और कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो वर्क और एनर्जी है, इसके बीच में एक रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। और चूंकि वेरिएबल फोर्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? यही फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था पिछले लेक्चर में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें v क्या है बच्चों? स्पीड या वेलोसिटी जो आप कहना चाहें। अब आपने लगाया वेरिएबल फोर्स, समझिए किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक वेरिएबल फोर्स लगाया है, तो वेरिएबल फोर्स लगने की वजह से क्या होगा? उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बदलता चला जाएगा। तो फोर्स होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स बदल रहा है, मास तो नहीं बदल सकता ना, यानी अगर फोर्स बदल रहा है तो पक्की बात है कि एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो चेंज हो रहा होगा। और एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहां पर एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो चेंजिंग। किस चीज के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो कोई भी चीज अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, तो उसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो भाई इस साइड हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस साइड क्या आ जाएगा बच्चों? d अपॉन डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इस साइड क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। राइट, लिखेंगे ऐसे? ठीक है। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या होगा? हाफ और m कांस्टेंट है, ये तो वेरी नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ये हमारा हो गया d अपॉन डी टी ऑफ वी स्क्वायर। लेकिन दिक्कत यहां पर क्या है बच्चों, कि ये हमारा वेलोसिटी है और ये टाइम है। वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर ये हमारा वेलोसिटी है तो इसको वेलोसिटी v के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको हाफ m तो एज इट इज रखते हैं, और डी वी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे dv और dv मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ऊपर भी dv और नीचे भी dv, दोनों कट जाएंगे, इक्वेशन तो यही रहेगा। तो मैंने ऊपर नीचे dv और dv मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब dv स्क्वायर, और ये जो dv है नीचे, उसको मैं इसके ठीक नीचे लिख दे रहा हूं, इनटू dv ऊपर भी है, और ये dt जो बचा हुआ है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दिया, dt और dv दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया इक्वल्स टू हाफ m d अपॉन dv ऑफ v स्क्वायर क्या होता है? 2v,
2v इंटू dv अपॉन dt। और मुझे बताइए dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना, तो dv अपॉन dt की जगह मैं लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन। इस 2 से ये 2 कट गया और यहां पर हमारा आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। और देखिए वेलोसिटी को मैं कैसे लिख रहा हूं? वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं dx बाई dt। क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये मेरा आ गया d ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन dt इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स इंटू dx अपॉन dt। dt और dt कट जाएंगे और ये हमारा बचता है काइनेटिक एनर्जी, d ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स। अब ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स को मैं F ना लिखकर F ऑफ x लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू F ऑफ x dx। क्लियर है? और अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, इस साइड इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस साइड जो मैंने इंटीग्रेट किया है d ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं k i लिख रहा हूं और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको मैं k f लिख रहा हूं। ठीक है? ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू dx, और यहां पर मैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा भैया इनिशियल पोजीशन और यहां पर हो जाएगा फाइनल पोजीशन। क्लियर है? अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। d ऑफ काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करने पे काइनेटिक एनर्जी आएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और ये हमारा है इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये पहले काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे तो हो जाएगा k फाइनल, फिर माइनस लेते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं k इनिशियल। ये किसके बराबर है? इसके बराबर है ना इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है बच्चों? ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और राइट हैंड साइड पर क्या है? वर्क। यही तो हमारा वर्क है। तो यही हमारा आया था ना जब हम कांस्टेंट फोर्स के लिए कर रहे थे, लेकिन कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारा इक्वेशन था F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली, लेकिन यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल है हमारा यहां पर। ठीक है? इसीलिए क्योंकि फोर्स ये हमारा वेरी करता है, हमेशा चेंज होता चला जाता है। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, क्योंकि ये टाइम जब चेंज हो रहा है इसलिए दोनों साइड मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। हाफ m बाहर आ गई, हो गया dv² अपॉन dt। मैंने यहां पर dv और dv ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सेम नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर इक्वेशन हमारा नहीं बदलता है। अब मैंने इस dt को और dv को रिप्लेस इंटरचेंज कर दिया, dv इधर चला गया और dt इधर आ गया। d अपॉन dv ऑफ v² हो जाएगा 2v और dv अपॉन dt होता है एक्सेलरेशन। 2 से 2 कट गया, ये हो गया मास, ये हो गया एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये हो गया फोर्स, और वेलोसिटी को मैंने लिखा है dx बाई dt। ठीक है? फोर्स इंटू dx बाई dt, dt और dt कट गया, और जो भी आया उसको मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इस साइड चूंकि काइनेटिक एनर्जी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी के लिमिट्स पढ़ेंगे इनिशियल से फाइनल। यहां पोजीशन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है इसलिए पोजीशन के लिमिट्स पढ़ेंगे। ये जो हमारा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया, और ये तो हमारा वर्क डन के बराबर है ही। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम भी लिख सकते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पिछले लेक्चर में कंप्लीट हमने थ्योरी पढ़ाई कि इस लेक्चर में भी कंप्लीट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पिछले लेक्चर का से लेकर यहां तक जो भी पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 2 न्यूमेरिकल्स आज देखते हैं और कुछ 5-1 न्यूमेरिकल्स जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है
तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार पहले पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर यहां पर अगर आप न्यूमेरिकल करने आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप एंजॉय करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं वर्क के लिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगले लेक्चर में फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अ पर्सन is holding a bucket by applying force of 10 न्यूटन। ठीक है, कह रहा है he moves horizontal distance, he moves horizontal distance, he moves horizontal distance of 5 meter and climbs up vertical distance of 10 meter। ठीक है, कह रहा फाइंड टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन। ठीक है, समझिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान है, एक पर्सन है जो कि बकेट होल्ड कर रहा है। ठीक है, सपोज करें कि एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसने उस बकेट को होल्ड कर रखा है। ऑलराइट, और बकेट को होल्ड करके कितना कितना न्यूटन फोर्स अप्लाई करा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसने उस बकेट को होल्ड कर रखा है। अब वो इंसान पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। टोटल वर्क कितना हो रहा है ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क? भाई पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने वर्क किया है वो वर्क हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में जो वर्क किया है वो वर्क निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला वर्क अलग से निकालेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन वाला वर्क अलग से निकालेंगे। क्योंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों वर्क को हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, या ऐसा करिए आप लोग पहले एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। आप लोग एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करें बच्चों। चलिए, होप वीडियो को पॉज करके आपने ट्राई किया है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले हम लोग क्या बात करते हैं बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वर्क हमारा होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? जितना फोर्स लगा रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा देखिए, फोर्स हमने, अगर हम बकेट को पकड़ रहे हैं यानी हम फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो इस केस में जो फोर्स है बच्चों वो ऊपर की तरफ है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसलिए फोर्स की जगह आप लिख दीजिए 10, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिख दीजिए 5 इंटू कॉस 90। तो ओवरऑल जो वर्क हमारा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो वर्क कितना आ रहा है बच्चों? कॉस 90, चूंकि 0 होते हैं इसलिए 0 जूल का वर्क हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकल डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में भाई कितना वर्क करेंगे? तो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क हमारा होगा फिर से सेम फॉर्मूले से,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बच्चों फोर्स हमने वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगा रखा है और डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी एंगल यहां पर 0 बन रहा है। फोर्स हमारा 10 है, वर्टिकल के लिए डिस्टेंस भी 10 है और एंगल बन रहा है 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, तो 10 इंटू 10 100, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है 100 जूल। ठीक है, तो टोटल वर्क जो हमने किया है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क उसको मैं W कह रहा हूं, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया हुआ वर्क प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में किया हुआ वर्क। तो हॉरिजॉन्टल वाला तो 0 है, तो टोटल वर्क हमारा 100 जूल ही आएगा। क्लियर है? चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक सवाल देखते हैं और अगला सवाल भी नोट करें बच्चों मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, वो फोर्स है आपका आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो गिवन है 6i कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। चलिए आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वर्क होता है हमारा इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए बच्चों एक बार ट्राई करें आप खुद से, बहुत आसान सवाल है। कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके मैं उम्मीद करता हूं आपने इस सवालों को कंप्लीट कर लिया है बड़े ईमानदारी से। तो फिर अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि वर्क हमारा होता है इक्वल्स टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? तो फोर्स की जगह लिख देते हैं आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह क्या बच्चों, 6i कैप प्लस 9k कैप, है ना? अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। याद करिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था और फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तो कि भैया आई कैप को ना सिर्फ आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आई कैप का के कैप के साथ तो आई डॉट के 0 होता है, वैसे जे कैप को सिर्फ जे कैप के साथ लेना है, यहां पर है ही नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। और के कैप को सिर्फ के कैप के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू आई कैप डॉट 6i कैप। ठीक है, प्लस जे कैप तो है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं, है ना? और के कैप का सिर्फ के कैप के साथ, यानी कि 7k कैप डॉट 9k कैप, राइट? तो मुझे बताइए 6 तो बाहर आ गया, ये बचेगा क्या, आई कैप डॉट आई कैप, और यहां 7 और 9 63 आ गया, तो ये बचेगा के कैप डॉट के कैप। अब आपने पढ़ा आई कैप डॉट आई कैप हो या जे कैप डॉट जे कैप हो या के कैप डॉट के कैप हो, ये सारे 1 के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 1 6 और ये 63 इंटू 1 63, यानी कि टोटल वर्क डन जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों, वो टोटल वर्क डन हमारा आ गया 69 न्यूटन की जूल, 69 जूल। ठीक है, इसका ख्याल रखना है, ऐसा नहीं कि वर्क निकाल देना है यहां पर न्यूटन लिख दिया, गलत हो जाएगा, जूल ही लिखना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और करते हैं। ओके, ये बहुत छोटा सवाल था, एक सवाल हम लोग और करते हैं, इसको आप नोट कर लो। आज का एक आखिरी सवाल देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, अ पार्टिकल starting from origin, 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 starting from origin
ओरिजिन की जगह मैं लिख रहा हूं 0,0। ठीक है, एक पार्टिकल को हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, is taken along positive x axis, is taken along positive x axis to a, 0। ठीक है, and then parallel to y axis, and then parallel to y axis to a, a। ठीक है, by force F is equals to minus k into y I cap plus x j cap। ठीक है, इतने फोर्स से हम इसको लेकर जा रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, इस सवाल को जरा समझते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आप सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि 0,0 से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से हम उसे a,0 तक लेकर गए। यानी कि अगर इस तरीके से आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं तो ये 0,0 है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसको हम कहां से ले जा रहे हैं, 0,0 से कहां लेकर जा रहे हैं, a,0 तक। यहां से कहां लेकर जा रहे हैं बच्चों, a,0 तक। ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको a,0 से उठाकर ये यहां तक हम लेकर आए ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर a,0 से हम इसे a, तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, a, इतना फोर्स लगाकर हमसे वर्क पूछ रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये फोर्स में जो k है वो एक कांस्टेंट है, ऑलराइट, k इज अ कांस्टेंट। तो वर्क जो हमें निकालना है वो कह रहा है फाइंड वर्क। इस वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क का फॉर्मूला होता है ना F वेक्टर डॉट S वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मुझे ना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा S वेक्टर है। और याद करिए हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ये होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। होता है या नहीं होता बच्चों? तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा, ये वाला, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा, ये वाला। बताइए मुझे इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, a माइनस 0। ठीक है, यानी कि a I कैप, और y एक्सिस की अगर बात करें तो 0 और 0 यानी कि 0 j कैप। y एक्सिस का कोई कंपोनेंट ही नहीं है यहां। ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, ये a माइनस a, यानी कि ये हमने सीखा था ना कि भाई जो पोजीशन वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है, कैसे हम लिखते थे भाई, x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, माइनस जो प्लस जो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये a माइनस a यानी कि 0, सॉरी, ये हमने बच्चों यहां से यहां हम लेकर जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा a I कैप प्लस a j कैप। क्लियर है? इसका पोजीशन है a,0, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, a I कैप प्लस 0 j कैप। इसका हो जाएगा a I कैप प्लस a j कैप। अब मेरे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, मेरे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है a I कैप प्लस 0 j कैप, और मेरे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर है a I कैप
प्लस ए जे कैप, राइट। ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया यहां पर, और ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर जो कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर की जगह लिख देते हैं ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो ए आई कैप कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए जे कैप, ये तो 0 जे कैप है। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल कर आ गया, तो जरा वर्क का फॉर्मूला हम लोग वर्क के फॉर्मूले में रख दो। एफ की जगह क्या रखें? माइनस के इंटू वाई जे कैप प्लस एक्स, सॉरी वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 0 आई कैप प्लस ए जे कैप। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं 0 आई कैप प्लस ए जे कैप। गॉट इट? ओके, सो इसको अगर हम करें बच्चों तो आई कैप वाला टर्म तो हमारा हट जाएगा। हमारा वर्क क्या आ रहा है? एक तो माइनस के है बाहर, फिर एक्स जे कैप डॉट ए जे कैप, ये होगा ना। यानी वर्क हमारा कितना आ रहा है? माइनस के एक्स इंटू ए, और जे कैप डॉट जे कैप तो 1 होता है। लेकिन x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू यहां पर x का पोजीशन क्या है? a, तो इसलिए x की जगह a लिखेंगे। हम कहेंगे बट x इज इक्वल्स टू a, तो इसलिए वर्क डन जो हमारा है वो हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर। अब इसी तरीके से आपको अलग अलग घुमाकर सवाल देगा जहां पर a और k की वैल्यू पहले से मेंशन्ड होगा और आपको क्वेश्चंस फाइंड करने होंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही था भाई, हमने जब एक जगह से उसे ओरिजिन से यहां तक लेकर गए, ठीक है, उसके बाद तो ये यहां पर प्रेजेंट था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। फिर हम यहां से इसको फाइनली हम यहां लेकर जाए तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या उसको भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो भाई इनिशियल पोजीशन वेक्टर निकल गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर निकल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया तो वर्क के फॉर्मूले में मैंने पुट किया, मैंने सॉल्व किया, और x जो हमारा है ये ऑब्जेक्ट फाइनली a, a पर है, इसलिए x का पोजीशन इसका a है, तो हमने पुट कर दिया a माइनस के स्क्वायर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। अब अगले लेक्चर में भी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से अभी तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आगे के न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से कर सकें। और जो दोनों थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो थे पिछले लेक्चर के भी और आज के लेक्चर के भी, प्लीज एक बार अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो एक बार वीडियो देख लीजिए, अगर देख लिया है तो अपने एंड से अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़कर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर कीजिएगा, याद से करिएगा और इसको नोट कर लीजिए। बाय।